बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पूरी दुनिया जानती है कि 15 माह तक इसराइल और सहयूनी क़ुव्वत गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो आग बरसाती रही है और जिससे कि सारी की सारी आबादियाँ मुनहदम हो गईं, 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें छोटे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े। और अब जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ है वो चूँकि फ़लस्तीनियों के शराइत पे हुआ है और उसमें उनको कामयाबी मिली है, तो यकीनन वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं। और हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है कि फ़लस्तीनियों का ये खून और ये क़ुरबानियाँ रायगान नहीं जाएंगी और ये सारी जद्दोजहद फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी और मस्जिद अक़सा की मुकम्मल आज़ादी पर मुंतज होगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को मिस्र में आबाद कर दिया जाए, तो फ़लाँ मुल्क में आबाद किया जाए, तो फ़लाँ मुल्क में आबाद किया जाए। ट्रंप जैसे शख्सियत के साथ इसी तरह की बातें जचती हैं जिसका अक़ल कोई तकाज़ा न करता हो। बुनियादी बात यह है कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब यूरोप में यहूदियों ने मार खाई और वो दरबदर हुए, तो उस वक्त बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन सामने आए अक़वाम मुत्तहिदा के और उनकी नई आबादकारी के बारे में एक बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी करार दी गई थी कि इन लोगों को पूरी दुनिया में जगह जगह आबाद किया जाए। फिर क्यों सिर्फ़ फ़लस्तीन में आबाद किया गया, सिर्फ़ फ़लस्तीन की सरज़मीन क्यों उसके लिए ख़ास कर दी गई, और 2017 में जो दारफोर मुआहदा था वो किस मंसूबे के तहत हुआ जिसमें कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी की गई। तो इस हवाले से हम ये सोचते हैं कि आप फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ़ ममालिक में आबाद करने का मशवरा न दें। हमारा मुतालबा है कि आप इसराइल में जितने यहूदी और सहयूनी लोग हैं उनको अमेरिका में आबाद कर लें या किसी पे यूरोपीय मुल्क पे आबाद कर लें। और ये बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी के तहत इस वक्त सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर है कि वो इसराइल को यहाँ से उठाए और तमाम यहूदियों को और सहयूनियों को अमेरिका में जगह दे और वहाँ उनको आबाद कर दे। दूसरी बात जो मैं आप हज़रात के सामने करना चाहता हूँ वो अभी जो नया कानून का पास हुआ है, तो मैं ज़रा आपके नोटिस में ये बात ले आऊँ कि इस्लामाबाद में आपका एक वफ़द मुझे मिला था और उनका मौक़िफ़ मैंने सुना और उनके साथ मैंने मुज़ाकरा भी किया और उसके फ़ायदे और नुक़सानात के पहलुओं पर बहस भी की। मुझे उनकी बात में वज़न नज़र आया और उनकी बात माक़ूल थी कि एक तरफ़ा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। और इसमें तो ये है कि ऐसा कानून कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त उठा लें और हर हमारा एक बयान उसको आप उस ज़ुमरे में फ़ौरन ले आएँ, कौन पूछने वाला है, उसे कोई तशरीह तो है नहीं। तो इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप रब्ता करके उनकी तजावीज़ दे लें उनसे जी।
मुझसे उन्होंने इत्तेफाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब अब पहुँचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुँचने वाले हैं। मैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाता हूँ कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएं और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूँगा कि उसमें आप शामिल कर लें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अब इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ कि आप एक शरीफ आदमी के तौर पर सदर मुमलिकत की हैसियत से एक बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर दस्तखत करके उसको गज़ट कर लेते हैं, तो मैं अब भी समझता हूँ कि सहाफ़ियों की उसमें तजावीज़ ली जाए, उनसे बातचीत की जाए, जो माक़ूल तजावीज़ हों उनको कबूल कर लिया जाए और तरमीम के ज़रिए से उसको इस कानून का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये दो बातें इस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं आपके गोश गुजार कर लूँ। मज़ीद अब अगर सूरत हाल पर आपके सवालात होंगे तो दोस्त समझे जाते हैं ज़रदारी और आपकी फ़ोन पर बात हुई जैसे आपने बताया, फिर भी उन्होंने दस्तखत करके आपके पुराने दोस्त हैं, आपका दिल नहीं टूटा? तो मैं उनको पुराना जानता हूँ। और हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए, अभी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। आप जाहिर है पहले भी इस तरह के माहौल में आपका का बड़ा अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात पे आना चाहिए या ये दोनों फ्रीकैन में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आप कोई दोबारा से रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं? इसमें ऐड कर लें कि पीटीआई ने मुतालबा कर दिया जुडिशल कमीशन का 9 मई के हवाले से, वो उस पर हैं और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन पे अड़े हुए हैं। इसका हाल क्या है ये जो अभी चल रहा है दोनों फ्रीकैन में? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कि जब वो दूसरों को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर इस पर हम मज़ीद तबसरा भी नहीं कर सकते। साहब, आपको लगता है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या आप भी उस हुकूमत कराने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। अच्छा मौलाना साहब, ये है कि पीटीआई आपसे रास्तों में 2 हिस्सों में तकसीम है, धड़ेबंदी सामने आई, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उनके आपस के दड़ों के कोई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे पास जो आता है और जो कहता है कि खान साहब की हिदायत पर हम आपके पास आए हैं, मेरे लिए वही दलील है, वही हुज्जत है और मैं उन्हीं की किसी बात का जवाब देने का पाबंद हूँ। अगर उनकी पार्टी में कोई उससे अलग सी कोई बात करता है या उसके बरक्स कोई बात करता है तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनको खुद उनका नोटिस लेना चाहिए, न ये कि मैं उनके जवाब में कोई बात करूँ। देखिए, जहाँ तक केपी के हालात हैं वहाँ हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर मुसल्लह गिरोहों का राज है और ट्राइबल एरियाज़ में भी और सेटल्ड एरियाज़ में भी पुलिस इस वक्त जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूँ इसके बाद वो सड़कों पे नहीं आ सकती। वो अपने थानों में जाकर महसूर हो जाती हैं और सड़कें इलाके वो मुसल्लह गिरोहों के कब्ज़े में होती हैं। वही गाड़ियों को रोकते हैं, वही लोगों को गिरफ़्तार करते हैं, वही लोगों से टैक्स लेते हैं, वही लोगों से जुर्माने लेते हैं जो भी उनके रहम करम पर होते हैं। और रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही हैं जगह जगह पे। हमारे ख़ुद उलमाए किराम निशाना बन रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो हमारे यहाँ के हालात हैं, मेरे ख़्याल में पंजाब में शायद उसका वो एहसास नहीं हो रहा। और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल भी जैसे उनको हम मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझ रहे
और जैसे कि हमने उनको मुल्क से अलग करने का कोई सोच रखा है, तो मेरे ख़्याल में ये सारी सूरत हाल बड़ी संगीन है और रियासत की सतह पर इसको संजीदा लेना पड़ेगा, वरना फिर हम ये सोचेंगे कि शायद ये मुल्क को तकसीम करने के एक मंसूबे का हिस्सा है। पिछले दिनों में एक हुकूमती जो वक्त है वो दिन रात आपके चौखट पे वहाँ पे हाजिर होते रहे हैं, आपके हर मामले के अंदर आपकी मुशावरत हासिल करने के लिए, आपकी जो है मामलत के लिए वो बार बार आपके घर चक्कर लगाते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी पार्टियाँ आपके पास आती हैं उन सारी पार्टियों में कौन से ऐसे पार्टी है जो आपके साथ मुखलिस है? कदर खो देता है और रोज़ का आना जाना। मेरा क्यों नहीं करते किस बारे में? इन दोनों जमातों में जो सियासी जमातें हैं दोनों पीटीआई और नून लीग, अहम किरदार आपको अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों को कोई मामला तय करने का इख्तियार नहीं है। जो लोग इख्तियार रखते हैं अगर वो रब्ता करेंगे तो फिर सोच सकता हूँ। कल एनक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिंध में, उन्होंने बोला कि गुज़िश्ता 15 साल से सरकारी सतह पर ताजरों से बदला लिया जा रहा है और सिंध में आपका माशाल्लाह आपकी जमात का काफ़ी वगैरह, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, उनका ये बयान इल्ज़ाम लगाना कि 15 सालों से ताजरों से बदला लिया जा रहा है? कौन ले रहा है इसका, कौन ले रहा है उसका भी जिक्र करें। 15 सालों से वही कह रहा हूँ ना जी, ज़रा ये भी सोचें कि कौन कौन थे जो भत्ते लेते थे, अगर उसकी भी निशानदही हो जाए। कहीं ऐसा नहीं कि फिर मुझे आप ये दावत दे रहे हैं कि अगर वो अपनी पार्टी में किसी गिरोह के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों और फिर आप मुझे कहें कि आप इसको बयान दें, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी पार्टी के अंदर ही इसका एहतसाब कर लेना चाहिए कि वो किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और किसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी ये बात अपनी जगह पर है कि सिंध में डाकू राज है और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि रास्ते गैर महफूज हैं, मुसाफिर गैर महफूज हैं और भत्ते लोगों से लिए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है, मुसाफिरों को लूटा जाता है और आम शहरी की ज़िंदगी वहाँ गैर महफूज है। सर एक आखिरी सवाल है, आजकल आपने सुना होगा कि ये आप ज़मानत ले सकते हैं कि आखिरी सवाल इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग शायद ही पाकिस्तान के किसी हिस्से से, और ये गुजरांवाला उसका मरकज़ है। आप सुनते हैं इतने लोग पाकिस्तानी डूब गए। बतौर आलमे दीन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को किस तरह इसको रोकना चाहिए और जो लोग ये घनौना कारोबार धंधा कर रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, इनको ले जाकर समंदर में डुबो देते हैं, उनके हवाले से बतौर आलमे दीन ज़रा कुछ कहिए। हज़रत ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ तो सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और हमारे सादलोह लोग, फिर इंतहाई गरीब लोग, बेरोज़गार लोग जिनको हम मुल्क में रोज़गार नहीं दे सकते, न ख़ुद उनके पास रोज़गार के कोई मौक़े हैं, वो इस उम्मीद पर कि हमें शायद ले जाया जा रहा है और फ़लाने मुल्क में हमें पहुंचाएंगे तो हम वहाँ पर सब्ज़ बाग होंगे, वो रास्ते में कहीं डूब जाते हैं, कहीं दरबदर हो जाते हैं। और ये मनाजिर मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखे हैं। मैंने उन लोगों को तुर्की में और दूसरे ममालिक में ख़ुद देखा है, अपने सफारत खानों में बैठे हुए रोते रुलाते देखा है और ये इंतहाई वाकई कर्बनाक सूरत हाल है। इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक हुकूमती इक़दाम होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग जो है एक इंतहाई घिनौना धंधा है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, सबसे बढ़कर अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग होती है, शायद उसकी बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर सकता हो। मौलाना साहब, बानी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देख रहे हैं? आप माशाल्लाह बड़ी दूर की नज़र रखते हैं, तो बानी पीटीआई खुदा करे वो जल्द बाहर आ जाएं और आप खुद उनसे पूछ लें कि आपको मुस्तकबिल क्या है। जब मौलाना साहब पीटीआई ने अपना सदर भी चेंज किया है तो आगे क्या आपको नजर आता है उधर? देखिए, मैं पार्टी के किसी दाखिली मामले में मुदाखलत नहीं करता, ये उनका मामला है। सदर तब्दील करता है, वज़ीर आला तब्दील करता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है। बहुत शुक्रिया।